Alright, so the next chapter that we are going to start right now is offer and acceptance. बिजनेस लॉज में ये हमारा इस बुक के हिसाब से थर्ड चैप्टर है, वैसे सेकंड चैप्टर मानते हैं। बेसिकली बहुत जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑफर और एक्सेप्टेंस जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, सेकंड टेक्निकली, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। साथ में और भी चीज़ों का होना ज़रूरी है, बट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहले हम पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में ऑफ़र कब माना जाता है, कब नहीं माना जाता है, एक्सेप्टेंस कब माना जाता है, कब नहीं माना जाता है। और इनके काफ़ी सारे इस चैप्टर में आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी, तो वो भी करनी पड़ेंगी। तो या शुरू करते हैं धीरे धीरे, जैसे करेंगे तो हमें समझ में आने लगा। जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ़र। ऑफ़र और प्रपोजल दोनों एक ही चीज़ है। ऑफ़र को एक्सप्लेन डिफ़ाइन कैसे करोगे, सबसे बड़ी चीज़ वो आती है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के आगे किसी चीज़ को करने की विलिंगनेस को बता रहा है या किसी चीज़ को ना करने की विलिंगनेस को बता रहा है विद एन इंटेंशन ऑफ टेकिंग द एसेंट ऑफ दैट पर्सन विद रिगार्ड टू दैट थिंग, जो करने की या ना करने की वो बात कर रहा है। एसेंट लेना मतलब सहमति लेना एक तरह से। तो अगर मैं उस इंटेंशन से अपने किसी काम को करने की विलिंगनेस या किसी काम को ना करने की विलिंगनेस को बता रहा हूँ, देन आई एम मेकिंग अ प्रपोजल टू दैट पर्सन। ये डेफिनेशन इसी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी, बिकॉज अगेन जैसे इसने लिखा है सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन ने ये डेफिनेशन दी है, तो हमने खुद नहीं बनाई है, जो हम थोड़ा इधर उधर चेंज कर देंगे। वॉट एवर इज़ द डेफिनेशन वी हैव टू राइट इट, बट हाँ थोड़ा इधर उधर चलेगा, बट ट्राई टू इंक्लूड वॉट एवर दे आर सेइंग। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain मतलब to not do anything with the view to obtain, with the view in the sense intention to obtain assent of that other person, assent सहमति लेना, to such act or abstinence, वही जो चीज़ करने की या ना करने की मैं अपना willingness दिखा रहा था, उसके बारे में दूसरे बंदे से सहमति लेना के इंटेंशन से अगर मैं बता रहा हूँ, देन आई एम मेकिंग अ प्रपोजल। अब जो इंसान प्रपोजल दे रहा है, ऑफर कर रहा है, उसे बोलते हैं हम ऑफरर, और जो ऑफर जिसको मिला है वो है ऑफरी। ठीक है, एक्सेप्टर वो जब एक्सेप्ट करेगा तब बनता है, अभी हम ऑफरी बोलते हैं। ओके वेट, लिखा ही है यहाँ पे ऑफरर, एंड जो बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है उसे बोलते हैं हम ऑफरी। ठीक है, जब जैसे इसने लिखा है ऑफरी एक्सेप्ट कर लेगा अगर ऑफर को, तो उसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर ए बी को बोल रहा है कि मैं विलिंग हूँ टू सेल माई कार, यानी टू डू समथिंग, विलिंगनेस टू डू समथिंग विद द कंसिडरेशन, वो ऑब्वियसली ऑफर एक्सेप्टेंस में होती ही है, देन इट इज़ मेकिंग एन ऑफर, बिकॉज उसका इंटेंशन क्या है कि वो उसकी सहमति दे कि हाँ मैं रेडी हूँ उसको खरीदने के लिए, गाड़ी को खरीदने के लिए, या नहीं हूँ, तो दैट इज़ ऑफर। एक और चीज़ यहाँ पे समझो कि ए ने बी को ऑफर दिया है, तो ए जो है वो ऑफरर है और जो बी है वो ऑफरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है फॉलोइंग आर दी एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर। एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर बताए हैं यहाँ पे। एसेंशियल्स क्या होते हैं? एसेंशियल्स का मतलब ऑफ़र, किसी चीज़ को हम ऑफ़र तब बोलेंगे जब वो एसेंशियल्स उसमें होंगे, यानी व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टू मेक इट एन ऑफ़र। ऑफ़र होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? पहला, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और टू नॉट डू। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू या नॉट डू जो है वो मेड टू द अदर पर्सन, यानी कि खुद को नहीं, हिमसेल्फ को नहीं दे सकता, वो किसी और को होना चाहिए। देन विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, यानी अगेन इंटेंशन की मैंने बात करी, इंटेंशन होना चाहिए कि उसका मुझे वो लेना है एसेंट या एब्सटिनेंस। देन हाउ एन ऑफर इज़ मेड। अब ये चीज़ को समझो, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि ईजी रहे आपके लिए। ओके, हाउ एन ऑफर इज़ मेड। देखो, ऑफ़र जो है ये शायद फर्स्ट चैप्टर में भी था कि मैंने आपको बताया था, एक तरह का होता है विच इज़ एक्सप्रेस एंड एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी अगर मैंने कहीं पे वर्ड्स के थ्रू, लिख के या बोल के उस तक कम्युनिकेट किया है, देन इट इज़ एक्सप्रेस ऑफर। अगर मैंने बिना लिखे या बिना बोले, बिना वर्ड्स के उस तक फिर भी कम्युनिकेट कर दिया है, देन आई एम मेकिंग एन इम्प्लाइड ऑफर।
ठीक है। इसके आगे हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि इम्प्लाई, आप सोच रहे होगे ना कि बिना वर्ड्स के कैसे हो सकता है कोई ऑफर। होता है, बाद में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा तब कि कैसे इम्प्लाइड ऑफर होता है। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो तरह के होगा। ये है हाउ एन ऑफर इज मेड, दिस इज हाउ एन ऑफर इज मेड। देन टू whom एन ऑफर इज मेड, किसको करते हैं, तो उसके भी अगेन टाइप्स हैं। देखो, एक होता है जनरल। जनरल समझ रहे हो कि मैंने एक ऐसा ऑफर किया जो सबके लिए ओपन है, कोई भी आके उसे एक्सेप्ट कर सकता है। इट इज़ जनरल, किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं किया है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर। तो ये जो है, ये टू whom का आंसर है। हाउ पूछे तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, टू whom पूछे तो जनरल या स्पेसिफिक। ठीक है, आगे डिटेल में इसको करेंगे, फिलहाल जो कर रहा हूँ बस करा रहा हूँ उसको समझते जाओ। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। मुझे किसी ऑफ़र को बोलना है कि हाँ, ये ऑफ़र वैलिड तब माना जाएगा जब उसमें कुछ चीज़ें होंगी, प्रेजेंट होंगी। वो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑफ़र टू बी वैलिड। वही है ये लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड ऑफ़र। पहला, मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अभी मैंने जो बताया कि वो बाद में बताएगा, वो आ ही गया। एक्सप्रेस, अगेन एक्सप्रेस का मतलब वर्ड्स के थ्रू, जैसे मैंने बताया वर्ड्स के थ्रू, नचिस वो वर्ड्स लिखित में हो चाहे बोल के हो, उस तक वर्ड्स के थ्रू पहुंचा तो एक्सप्रेस। अगर मैंने बिना वर्ड्स के पहुंचा दिया उस तक वो ऑफर, तो वो मैं इम्प्लाइड ऑफर कर रहा हूँ। अब इम्प्लाइड ऑफर कैसे होता है समझो। अगर मैंने बोला आई एम विलिंग टू सेल माई पार्कर पेन टू यू फॉर 100, मैंने वर्ड्स का यूज़ किया, तो ये क्या हुआ आंसर इसका, कि दिस इज़ एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है। अगर मैंने बोला लेटर में लिख के, राइट किया ना, वर्ड्स हैं, आई एम विलिंग टू सेल माई स्कूटी वगैरह वगैरह, अगेन दिस इज एक्सप्रेस ऑफर। देन अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये समझना इसको, एक ट्रांसपोर्ट, मान लो डीटीसी की बस चल रही है दिल्ली में, और उस बस में कोई भी चढ़ रहा है, क्या उस बस वाले ने उसको बोला था कि तू आ? नहीं, बस बस आई और वो चढ़ गया। तो यहाँ पे एक तरह से उसका उस बस पे चढ़ना उस बस के द्वारा किए गए ऑफर का एक तरह से एक्सेप्टेंस था, जो ऑफ़र उसने बोले बिना किया। क्योंकि एक जनरल पता है ये कि बस चल रही है, तो वो मुझे पहुंचाने के लिए ऑफ़र कर रही है, तो यहाँ पे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ी बताने के लिए? नहीं। हेंस दिस इज़ कॉल्ड एन इम्प्लाइड ऑफ़र। ये होता है इम्प्लाइड ऑफ़र, यानी कि जैसे इसने बताया कि एज सुन एज द पैसेंजर विल बोर्ड द बस, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफ़र इज़ कंप्लीट। उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, और ऑफ़र कब हुआ, किसी ने बोल के नहीं किया, वो अपने आप वो बस चल रही थी, वही उसका ऑफ़र है। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल है इम्प्लाइड ऑफर का। एक और एग्जाम्पल, वेइंग मशीन केप्ट एट अ सिनेमा हॉल। ओके, सिनेमा हॉल में एक वेइंग मशीन है, अब जाते हो, कॉइन डालते हो, वेट करते हो, आ जाते हो। क्या कोई इंसान था आपको बोलने वाला? तो ये हो गया एक इम्प्लाइड ऑफर, क्योंकि किसी ने बोला नहीं है आपको, लेकिन पता है कि वो मशीन लगी ही इसीलिए है कि उसमें बस कॉइन डाला और हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्या है, कॉइन का डालना। कॉइन का डालते ही मैंने वो ऑफ़र जो मशीन ने मुझे इम्प्लाइड ऑफ़र किया, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसमें कॉइन डालते ही। दिस वॉज इम्प्लाइड ऑफ़र। ठीक है, तो ये ऑफ़र में भी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। सेकेंड जो पॉइंट है, रूल्स पढ़ रहे हैं ना, सेकेंड है ऑफर मस्ट बी मेड, अगेन ये हमने पिछले उसमें भी किया था कि एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस का मतलब, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में वैसे ही कोई बात हुई कि कल मूवी देखने चलेंगे, क्या यहाँ पे कोई इंटेंशन था लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का? नहीं था। इसलिए अगर वो नहीं भी जाएगा तो कोई एक दूसरे पे केस नहीं कर सकता है कि तूने ये ऑफ़र कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा नहीं किया। तो कई ऑफ़र जो हैं, अब ऑफ़र वैलिड लॉ की भाषा में तब माना जाता है जब वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन से किया गया हो, अदरवाइज वो वैलिड ऑफ़र लॉ की लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि एक केस दे रखा है आपको, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है ये, तो ये इसको समझना थोड़ा कि क्या है ये, कैसे है। ओके, देखो क्या लिखा है। लीडिंग केस बाल्फर वर्सेस बाल्फर। मिस्टर बाल्फर था, पहले समझ लो क्या है। मिस्टर बाल्फर था, ठीक है, वो गवर्नमेंट का कोई सर्व कर रहा था। वो मिस्टर बाल्फर जो है, वो इंग्लैंड जाता है अपनी वाइफ के साथ, एक लीव पर, छुट्टी पर जाता है, और वो जैसे ही छुट्टी का टाइम ख़त्म होता है तो उसके साथ उसको वापस आना होता है, लेकिन उसकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो वापस उसके साथ नहीं आती। तो जो मिस्टर हैं हमारे, वो उसे एक ओरली बोल देता है कि मैं तुझे 30 यूरोस पर मंथ अलाउंस दूंगा, कि चल खर्चे मोटे जो है यहाँ पे, तू बाहर है, खर्चे निकालने के लिए 30 यूरोस मैं देखो पर मंथ दे रहा हूँ, इनसे अपना खर्चा निकाल लियो। अब ये जो उसने बोला, ये ओरल हुआ।
अब जब वो वापस गया, ठीक है गया वो लेकिन वो 1 महीने का उसने वो नहीं दिया, वो पैसा नहीं दिया, तो उसकी वाइफ ने उस पे केस कर दिया। ये बोला कि उसने प्रॉमिस किया था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट था जो वो पूरा नहीं कर रहा है, तो अब तो मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। तो कोर्ट ने उसका केस डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पे कि जो आपने केस किया है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ऑफ़र ही वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो बस एक बात हुई थी ओरली, तो कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था, इसलिए ये वैलिड नहीं माना जा सकता। फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था, तो अगेन बात तो वही है, उसमें भी ये टॉपिक आया था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, बट या मैंने बता दिया है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारा वो है रूल, वो क्या है, द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। मैंने ऑफ़र किया, मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो लिखूंगा ना कि हाँ मैं तुझे एक गाड़ी दूंगा, 30 अगस्त को दूंगा। ठीक, उसने मान लिया। यहाँ पे टर्म क्या था, 30 अगस्त को देना, डेफिनेट था, सर्टेन था, कोई उसमें डाउट क्रिएट वाली कोई चीज़ नहीं थी, कोई वेग ऑफर नहीं था कि भाई कुछ क्लियर नहीं है, इसने सही से नहीं बताया या क्लैरिटी नहीं दी, एम्बिग्विटी नहीं है कोई, मतलब कोई लूप होल नहीं निकाल सकता, प्रॉपर एक स्टेटमेंट है, क्लियर एंड क्रिस्प स्टेटमेंट जो कि उसका ऑफर माना जाता है। यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो सर्टेन हैं, वेग नहीं है, एम्बिगुअस नहीं है, डेफिनेट टर्म्स हैं, इसलिए ये ऑफर वैलिड है। कई केस में ये नहीं होता, तो हम देखते हैं कौन सा केस है जिसमें ऐसा नहीं होता। थोड़ा दिन बड़ा कर दूँ। ओके, तो एग्रीमेंट टू एग्री इन फ्यूचर, कोई भी एग्रीमेंट ऐसा होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि अभी एग्री नहीं हो रहे, फ्यूचर में एग्री होंगे, वो नहीं है, क्योंकि वो कोई टर्म्स वही थोड़ी है, अभी के अभी डेफिनेट और सर्टन वो होने चाहिए टर्म्स। उसके अलावा एग्जांपल और मैं बताता हूँ, देखो किसी एक यहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट टू टेक अ लीज, कि हम रेंट पे तब लेंगे किसी घर को 3 साल के लिए एट 60,000, यहाँ तक डेफिनेट था, पर एनम ये भी डेफिनेट है। इफ़ द हाउस, कंडीशन देखो क्या है, इफ़ द हाउस इज़ पुट थ्रू रिपेयर एंड द ड्राइंग रूम हैंडसमली डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टाइल, ये क्या कंडीशन है, क्या कोई बता सकता है डेफिनेट तरीके से कि हाँ कि ये वाला तरीका ही हैंडसमली डेकोरेटेड माना जाएगा, यही वाला तरीका प्रेजेंट स्टाइल माना जाएगा? कोई डेफिनेट नहीं है, बहुत वेग है ये, क्योंकि हर एक सब्जेक्टिविटी आ गई ना वहाँ पे कि डिपेंड करेगा किसके लिए, कोई सुंदर हो सकता है, किसी के लिए कुछ सुंदर हो सकता है, तो यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो सर्टेन नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि ये जो है ये ऑफर नहीं है वैलिड, क्योंकि इसके टर्म्स सर्टेन नहीं है। एक और एग्जांपल, ए प्रपोजेस टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख और 2,50,000, दोनों प्राइस में से कोई एक ऐसे नहीं हो सकता, सर्टेन होना चाहिए, तो ये भी अगेन ऑफर नहीं है, तो ये ऑफर नहीं है, ये भी ऑफर नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे समझो, कई बार ना क्वेश्चन घुमाने के लिए आपसे मैं पूछता हूँ, आप खुद जवाब दो एक बार इस चीज़ का। मान लो किसी मस्टर्ड ऑयल का एक फर्म है, उससे किसी ने बात की मुझे 100 लीटर्स ऑफ ऑयल चाहिए, उसने ये नहीं बताया कौन सा ऑयल चाहिए, क्या ये ऑफ़र है? इसका आंसर है हाँ, ये ऑफ़र है। चाहे उसने नाम नहीं बताया, लेकिन भैया वो फर्म, थोड़ा रिवाइंड करके देखो, मैंने बोला मस्टर्ड ऑयल का फर्म है, मस्टर्ड ऑयल का फर्म कैस्टर ऑयल तो बेचेगा नहीं, तो अगर कोई पागल ही होएगा जो बोलेगा नहीं नहीं ये तो सर्टेन ही नहीं था। अरे भैया जब वो बेच ही एक रहा है, तो आप बोल के भी क्या ही कर लेते, वो वैसे भी ना दे पाता। तो अगर आपने बोला है मुझे 100 लीटर्स ऑफ सब पर्टिकुलर ऑयल चाहिए, तो वो पर्टिकुलर आपने बोला बस ऑयल चाहिए, तो वो भी सर्टेन है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि 100 लीटर ऑफ ऑयल अंडरस्टूड है कि वो मस्टर्ड ऑयल की बात हो रही है, क्योंकि वो मस्टर्ड ऑयल की फॉर्म से वो लेने गए। हैंस दिस इज एन ऑफर, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स लग चाहे रहे हो कि वेग हैं, बट एक्चुअल में वेग नहीं है, दे आर सर्टेन, दे आर डेफिनेट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट।